जो कहे मेरी नानी मेरे लिए वही है कहानी। पहुंचते हैं तो आन्या पूछती है, सब जगह देखती है और फिर पूछती है कि पापा ये क्या है, कौन सी जगह है। भाई माँ बाप का तो लालच बढ़ता ही रहता है कि पोता हो गया, पोती की भी शादी देखूंगी, पोते के बच्चे देखूंगी। सपने संजो रही हैं कि एक दिन रात को वो नमस्कार, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो आज प्रिया के मंच पर मैं लेकर आई हूँ कहानी, किस्सा, कथा। तो आप सभी जानते ही होंगे कि कहानियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हर किसी का जीवन एक कहानी ही तो है। बहुत से लोग जानते हैं कि मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ, तो ऐसी ही एक ऐप है प्रतिलिपि ऐप, जिस पर मैंने बहुत सारी कहानियाँ, वेब सीरीज़ एक लिखी है, कविताएं लिखी हैं, डायरी और लेख, तो मतलब जो भी मेरे मन में आता है मैं सब वहाँ पर लिखती हूँ। और उसमें से कुछ कहानियाँ और लेख तो मेरी पत्रिकाओं में भी छप चुके हैं। और एक कहानी प्रतियोगिता में मैंने प्राइज़ भी जीता है कैश मनी। तो कुछ दिनों से मैं वहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत बिजी थी। तो एक दिन सोचा चलो कुछ लिखती हूँ, तो मैं उस ऐप को मैंने खोला और एक्सप्लोर करने लगी, देखने लगी कि कहाँ तक जो मेरी यात्रा है ये पहुँची है। तो मैंने देखा कि हाँ, मुझे गोल्डन बैच भी मिल चुका है और मेरी काफ़ी मतलब फॉलोवर्स बढ़ गई। मैंने देखा कि 2018 में मैंने जो एक कहानी लिखी थी उसमें काफ़ी व्यूज़ आए हैं, मतलब 65-70 हज़ार। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे वहाँ पे लाखों के व्यूज़ भी हैं उस ऐप पर, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इतने लोगों ने सराहा। और सबसे बड़ी बात कि उसमें जो कमेंट्स आए हैं, 500-600 कमेंट्स, सब ने उस कहानी में मैंने जो एक बात रखी है, जो थीम है, जो एक सोच मैंने डेवलप की है, उसको सब ने कहा बिल्कुल सही और सब उसको चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए तो ऐसा होना, ये सोच बहुत ही अच्छी है। तो वो बात हुई थी। उसके बाद मैंने अपने मैसेज चेक किए तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस किया है, कुछ लोगों ने मुझसे परमिशन मांगी है कि मेरी उस कहानी पर वो शॉर्ट मूवी या उसको कहीं पे परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने कहा कि मैम आप खुद ही उस पर परफॉर्म कर लीजिए, आप तो खुद ही थिएटर वगैरह करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब देखते हैं, सोचती हूँ मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वो कहानी मैं आप लोगों को भी सुनाऊं और अपनी उस बात को, उस सोच को आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं आपको पहले अपनी वो प्रतिलिपि पर जो मेरी आईडी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी 2 आईडीज़ हैं। एक पुरानी है, मतलब मैंने स्टार्टिंग में 5-6 कहानियाँ लिखी थी, और ये जिस कहानी की मैं बात कर रही हूँ वो उसी वाली आईडी पर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी और पत्रिकाओं में भी छपी थी। उसके बाद उस आईडी में कुछ प्रॉब्लम आई तो मैंने नई आईडी बना ली। तो जो नई आईडी है वो अभी कंटिन्यू है, अभी भी प्रेज़ेंट में वही चल रही है। तो मैं आपको जिस आईडी में वो कहानी मैंने पोस्ट की थी 2018 में, वो दिखाती हूँ। तो ये है वो आईडी और इसमें जो कहानी है वो ये है। कहानी का शीर्षक है माँ की विदाई गोद भराई के साथ। तो ये पूरी कहानी है। आप इसको पढ़ेंगे आपको लगेंगे 9-10 मिनट। लोग उस कहानी को पढ़ें और समझने की कोशिश करें, उस थीम को, उस विचार को, जिससे कि हमारे समाज में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं इस पर। एक नई सोच, एक राह, बहुत सुंदर स्टोरी, वाओ मैम, स्पीचलेस, बहुत सुंदर। इसे पढ़ने के बाद एक लंबी स्माइल आती है चेहरे पर। और भी आप देखिए कमेंट्स। इसको मैं रिफ्रेश करती जाऊंगी तो बहुत ही सारे कमेंट्स आएंगे। बहुत सुंदर लिखा, दिल को छू गई। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, सभी लोग सुनैना माधवन की तरह सोचें। बहुत अच्छी, उत्तम, उम्दा सोच, मन प्रसन्न हो गया। आपकी कहानी दिल को छू गई, अनोखी कहानी, मतलब बहुत सारे कमेंट्स हैं इस पे। आधुनिक जीवन का सटीक वर्णन, बहुत सारे। तो मैं लिंक शेयर करूंगी, तो अगर आप
चाहें तो ये कमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं और अपने कमेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो लगभग 65,000 लोगों ने ये कहानी पढ़ी है, सराही है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये। अच्छा लगता है लेखक को कि उसकी कलम ने जो कुछ भी लिखा है, जो भी स्याही उकेरी है, उसे लोग सराहें, पसंद करें और समाज में अगर कुछ बदलाव आ सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कहानी का शीर्षक है माँ की विदाई गोद भराई के साथ। तो इस कहानी के 4 प्रमुख पात्र हैं, सुनैना, माधवन, आन्या और शांति देवी जी। सुनैना और माधवन पति पत्नी हैं। आन्या उनकी 10 साल की बेटी है और शांति देवी जी एक वृद्धा हैं, एक विधवा स्त्री हैं। तो जो सुनैना और माधवन हैं, दोनों की न्यूक्लियर फैमिली है, बस पति पत्नी और एक बच्चा, और उनके माता पिता नहीं हैं, दोनों के ही। तो उन्हें कुछ दिनों से पता चलता है कि उनकी बेटी जो आन्या है वो थोड़ा सा, उसका जो व्यवहार है वो बहुत बदल रहा है। कहा जाए तो थोड़ी सी वो मुंहफट होती जा रही है, बदतमीज़ होती जा रही है, बात सुनती नहीं है। और पीटीए में भी जो टीचर हैं उन्होंने बताया था कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, आप कुछ इसके लिए कीजिए। तो दोनों डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि होता ही है कि माधवन बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी पढ़ने में तो अच्छी है ना, इतनी शरारतें तो चलती ही हैं। अक्सर जैसा कि होता है घरों में कि जो पिता हैं थोड़ा सा लाड प्यार बेटियों को ज़्यादा करते हैं, तो वो ऐसी बात को आया गया कर देते हैं। लेकिन सुनैना फिर भी सोचती रहती है कि क्या किया जाए। तो उनकी ज़िंदगी चल रही है। उनकी ज़िंदगी में एक ख़ास बात यह है कि हर संडे के दिन माधवन एक जगह पर पेंटिंग सिखाने जाता है। तो एक संडे आता है तो उस दिन सुनैना कहती है कि आन्या को भी अपने साथ ले जाओ, जिससे कि मुझे कुछ समय मिल जाएगा, कुछ अपने ज़रूरी काम में निपटा लूँगी। माधवन भी राज़ी हो जाता है और आन्या को लेकर चला जाता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो आन्या पूछती है, सब जगह देखती है और फिर पूछती है कि पापा ये क्या है, कौन सी जगह है। तो माधवन बताता है कि बेटा ये वट वृक्ष नाम का एक वृद्धाश्रम यानी कि ओल्ड एज होम है। तो छोटा बच्चा है, सारे शब्द तो नहीं समझ पाता, उसको होम समझ में आता है। तो बोलती है होम, जैसे हमारा होम है, हमारा घर है। तो बोलता है हाँ। तो बोलती लेकिन पापा यहाँ पर तो सब ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, बूढ़े लोग हैं, बच्चा तो कोई है नहीं। हमारा जो होम है, हमारा घर है, वहाँ पर तो आप हो, मम्मी है और मैं हूँ आपका बच्चा। पर उस बच्चे ने घर की जो छवि बनाई है वही बनाई है कि मम्मी पापा और एक बच्चा। यहाँ पर उसको एक तो मम्मी पापा जैसे लोग नहीं दिख रहे हैं, ऊपर से बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, तो और बच्चे नहीं हैं। अब माधवन क्या कहे, अब वो जिंदगी की इतनी कड़वी सच्चाई है, उसका सामना इतने छोटे बच्चे को कैसे करवाए। तो बल्कि धीरे से बड़बड़ाता है कि बेटा इनके बच्चे ने ना, मतलब इनको एक तरह से त्याग दिया है, छोड़ दिया है और मजबूर हैं ये लोग। तो बच्चे को टालने के लिए बोल देता है कि बेटा इनके बच्चे ना वेकेशन पर गए हैं, घूम कर आ जाएंगे। तो बेचारा बच्चा भी मान जाता है। फिर वहाँ पर आन्या जब सब लोगों से मिलती है, सब उसको इतना प्यार करते हैं और इतनी बातें करते हैं कि आन्या का मतलब कहते हैं कि दिल लग जाता है। और उसके बाद आन्या हर संडे को बोलती है कि पापा मुझे वहाँ पर जाना है। और धीरे धीरे जब आन्या वहाँ जाने लगती है तो आन्या के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। अब उसकी शरारतें, उसकी बदतमीजियाँ और जो मुंहफट था उसका, सब धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगता है। तो सुनैना और माधवन बड़े खुश होते हैं कि देखो वो हमारा बच्चा अब सही रास्ते पर आ रहा है। तो फिर आगे कहानी में है कि शांति देवी की ज़िंदगी के बारे में बताया है मैंने कि किस प्रकार से, जैसे कि जो काफ़ी ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनका ऐसा दुखद जीवन होता है कि वो बहुत ही अपने शादी के बहुत ही जल्दी समय में ही विधवा हो जाती। तो शांति देवी जी भी जल्दी से ही, उनके पति गुजर गए शादी के बाद, उनकी गोद में नन्हा सा बेटा उनका रोहित था। तो अब जो उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन फिर भी शांति देवी जी ने हिम्मत नहीं खोई और बेटा जिसका नाम रोहित है, तो रोहित को देखकर उनको जीने की एक आस जगी और पति की पूंजी से उन्होंने अपना छोटा मोटा काम शुरू किया और जिससे कि उनकी आमदनी होने लगी और उन्होंने अपने बेटे रोहित को खूब पढ़ाया लिखाया अच्छे से। और फिर शादी करने का वक्त आया तो उसका भी उन्होंने
एक तरह से काम हल्का कर दिया रोहित ने, खुद ही अपनी पत्नी ढूंढ ली। और फिर शांति देवी भी खुश हो गई कि चलो बढ़िया है, शादी हो गई। शादी के बाद अब शांति देवी की ज़िंदगी में भी एक नया एक फेज़ आएगा, बेटा बहू, फिर कुछ दिन में उनका बच्चा होगा। तो सपने संजोने लगी कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी में जो भी संघर्ष के दिन थे ख़त्म हो गए, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। बच्चा होता है उनका, बहुत खुश होती हैं। अब फिर होता है ना कि भाई माँ बाप का तो लालच बढ़ता ही रहता है कि पोता हो गया, पोती की भी शादी देखूंगी, पोते के बच्चे देखूंगी। सपने संजो रही हैं कि एक दिन रात को वो बेटा बहू को बात करते सुन लेती हैं कि उनका बेटा, इनका पोता बड़ा हो रहा है, उसको एक अलग कमरा चाहिए और उन लोगों को प्राइवेसी नहीं मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो माँ है शांति देवी। बस शांति देवी कहाँ तो पोते की शादी के सपने संजो रही थी, कहाँ तो उनके छाती हिलती हुई लगने लगी। अब शांति देवी का जो आत्मसम्मान था, स्वाभिमान था, उसके साथ तो समझौता नहीं करना चाहती थी और फिर वो खुद ही तलाश कर एक वृद्धाश्रम ढूंढती हैं, वही वट वृक्ष, और वहाँ पर जाकर रहने लगती हैं। उन्हीं की तरह कहते हैं ना, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। तो सभी लोगों का दुख साझा था, सब लोगों के दुख एक जैसे थे, तो वो एक परिवार वहाँ पर उनका बन गया। और वहाँ पर भी लोग जो उनके बच्चे आते भी थे तो केवल किसी स्वार्थ के कारण, कहीं कोई साइन कराने हो या कोई एक फॉर्मेलिटी करनी हो, बस तभी आते थे। शांति देवी का भी बेटा तभी आया जब दूसरा बच्चा होने वाला था। उसके बाद तो उसने आने बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि शांति देवी बोले मुझे घर ले चलो, इतना स्वार्थी था वो। तो फिर आगे का जो कहानी का जो तीसरा भाग है उसमें दिखाते हैं कि किस प्रकार से शांति देवी तैयार हैं, उनको खबर मिलती है कि उनके बेटा बहू लेने आए हैं। बहुत खुश होती हैं कि जब मतलब मैं अपने घर जाऊंगी। तो जब वो जाती हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो बेटा बहू हैं उनके अपना रोहित नहीं है बल्कि माधवन और सुनैना हैं। और आन्या उनको बहुत प्यार से अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार होती है। तो माधवन यही कहता है कि जिस प्रकार बच्चा ना होने से हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो क्यों ना अगर हमारे माता पिता नहीं है तो हम माता पिता को भी गोद ले लें, जिससे कि उनको भी एक परिवार मिल जाएगा और उनकी ज़िंदगी भी आगे अच्छे से कटेगी और हमारा जो बच्चा है वो भी अच्छे संस्कार सीखेगा और हमें भी एक माँ बाप के साथ जीने का मौका मिलेगा। तो इसी सोच के साथ माधवन शांति देवी को अडॉप्ट करने, गोद लेने आया होता है। तो हम देखते हैं आखिर में कि किस प्रकार से शांति देवी सबको नमस्कार करके सबसे मिल के जाती हैं। एक हाथ एक साइड से माधवन ने पकड़ा, एक साइड से सुनैना ने पकड़ा है और साथ में चल रही हैं आन्या। और सब लोग उन्हें बहुत ही प्यार से देख रहे हैं और सबके मन में एक उम्मीद है कि काश फिर से कोई ऐसे ही आए और यहाँ के हर बुजुर्ग को अपने साथ विदा कराकर ले जाए, ताकि उन्हें भी एक परिवार मिल जाए आगे का जीवन जीने के लिए। तो इस प्रकार हमारी कहानी खत्म होती है एक उम्मीद के साथ और एक नए सोच के साथ कि अनाथ आश्रम की तरफ वृद्धाश्रम से भी एडॉप्शन शुरू कर दें अगर, तो बहुत ही एक सही सोच होगी, एक सही कदम होगा बुजुर्गों के जीवन को सुधारने के लिए। तो आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। इस सोच को जब मैंने मतलब कहानी आई, बहुत लोगों ने, मेरे नॉन लोगों ने भी पढ़ी, जान पहचान के लोगों ने डिस्कस किया, तो कुछ लोगों ने ये ऑब्जेक्शन किया कि भाई कितना खर्चा आएगा उन लोगों को पालने में, रखने में। तो मैंने कहा बच्चा भी तो लाते हैं, उसको भी तो पालना होता है, पढ़ाना होता है, लिखाना होता है। तो लोगों ने कहा, देखिए लोगों की सोच कि भाई वो अगर हम पालेंगे पोसेंगे तो कल को बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा। मतलब अपने ही बच्चे को या गोद लिए बच्चे को पालने में भी आपका एक स्वार्थ होता है कि आपका सहारा बनेगा। सहारा नहीं बनता तो आप नहीं खर्चा करते। तो भाई अगर माता पिता हैं उन पर भी तो खर्चा करना चाहिए ना। अगर आपके सगे माता पिता होते, वो बीमार होते, तो आप खर्चा नहीं करते। लोगों ने ये बोला कि बुजुर्ग लोग ऐसे कमज़ोर होते हैं, उनको खुद ही सहारे की ज़रूरत होती है, तो अपना काम करेंगे कि उन्हें संभालेंगे। भाई ये सोच लेकर ज़िंदगी नहीं जी जा सकती, इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। आप ये देखिए ना कि आप उनको सगे माता पिता की तरह समझिए ना। एक बहू भी तो घर पर आती है, घर पर आकर सबको अपना बना लेती है, वो क्या वहीं पे पैदा हुई होती है? नहीं ना। एक रिश्ता, एक मन का रिश्ता होते हैं, दिल के जज्बात होते हैं, एहसास होते हैं। पर आपके अंदर प्यार है तो घर में हम एक कुत्ते का बच्चा भी लाते हैं तो वो भी हमारे परिवार का सदस्य बन जाता है, उस पर क्या खर्चा नहीं आता है। तो ये तो बेकार के लॉजिक्स हैं। अगर आप एक बुजुर्ग महिला या पुरुष को अपने घर में लाते हैं,
उनको भी परिवार मिलता है, आपको भी परिवार मिलता है, आपके बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलता है। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। तो यही कहानी का सार था कि माँ की विदाई, वृद्धाश्रम से माँ की विदाई गोद भराई के साथ उनकी गोद भर गई है, उनको बच्चे मिल गए हैं। तो बहुत ही शुक्रिया कि आपने इतने ध्यान से मुझे सुना। तो प्रिया के मन से जुड़े रहिए और जानिए प्रिया के जीवन के बारे में, उसके जो भी घटित हो रहा है उन सब के बारे में। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।